Welcome to Yes Sampat Educator. So hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. So today is the 21st September 2022. So in this particular video we will discuss about the भोपाल गैस ट्रेजेडी. क्या है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग पूरे हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो सबसे पहली चीज यहाँ पर आज का जो डेट है वो है 21 सितंबर 2022 एंड आज है वेडनेसडे. इज इट क्लियर? सो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड मैप के हिसाब से. ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट आर्टिकल आया है उसके हिसाब से पहले समझ लेते हैं कि चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ. ठीक है, तो यहां पर जो एडमिरल हरि कुमार जी हैं उन्होंने बेजिंग हैज मेंटेन्ड अ कंटिन्यूअस प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन सिंस 2008 बाय लिवरेजिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस टू नॉर्मलाइज इट्स नेवल पर्सन्स. ओके, ठीक है, तो यहां पर जो हमारे जो नेवी के चीफ है जिनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार जी, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर कही है कि चाइना का इंडियन ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा अभी इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है इंडियन ओशन के अंदर. तो यहाँ पर चाइना जो है कंटिन्यूसली ये चैलेंजेस दे रहा है हमें और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया की लैंड बॉर्डर में तो चाइना का इन्फ्लुएंस रहता ही है, पर यहाँ पर अभी मैरीटाइम डोमिनियन के अंदर भी चाइना जो है घुसने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है. सो दैट इज कॉल्ड द इंडियन ओशन रीजन IOR. Navy Chief Admiral R. Hari Kumar said on Wednesday over here. Admiral Kumar was speaking on the security challenge that India faces. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को अच्छी तरीके से इंडियन ओशन को संभालने की यहाँ पर बातचीत की गई है. ठीक है, the Navy Chief noted that China had maintained continuous presence in the IOR. IOR stands for the Indian Ocean region. Is it clear? Since 2008 using the anti-piracy operations as the reason over here. Okay, तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है. साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर चाइना ने जो है he said China now had base in the Djibouti. ठीक है, Djibouti it says that the Djibouti. Okay, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जिबूटी के अंदर भी उन्होंने अच्छी तरीके से अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इंडियन ओशन जो है वो भारत का, यहाँ पर आप मैप के हिसाब से अगर देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आ सकता है कि ये है हमारा प्यारा सा भारत. ठीक है, और यहाँ पर भारत के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये इंडियन ओशन है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो रीजन की बात कर रहे हैं ये है जिबूटी. ठीक है, ये जो रीजन है दोस्तों दैट इज अ जिबूटी रीजन. इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हॉर्न जैसा शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी आज हम लोग आगे जाकर बात करेंगे. तो यहाँ पर इंडिया जो है ये है और चाइना जो है यहाँ पर भी ये मालदीव्स के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रखा है. यहाँ पर श्रीलंका के अंदर, यहाँ पर हम्बनटो थाईलैंड और कोलंबो सिटी के अंदर भी यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना कर रखा है. तो यहाँ पर इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है चाइना के थ्रू. ठीक है, आगे बात करते हैं. जो यहाँ पर मैंने ये हॉर्न जैसा शेप कहा था, ठीक है, वो उसको कहा जाता है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. क्या कहा जाता है दोस्तों? द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है. यहां पर जिबूटी के अंदर भी ये जो पूरा रीजन जो है उस जिबूटी के अंदर भी यहाँ पर प्रॉपरली चाइना जो है अपना बेस जमाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और ये जो पूरे के पूरे जो इस कलर के जो कंट्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. आपको एग्जामिनेशन के अंदर अगर पूछा जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से सिटीज आते हैं, ठीक है, या कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, सॉरी कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं SEED. इज इट क्लियर? S स्टैंड्स फॉर द सोमालिया, E स्टैंड्स फॉर द इरिट्रिया एंड E stands for the Ethiopia and D stands for the Djibouti. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. प्लीज रिमेंबर दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं. ठीक है, तो ये है SEED. इज इट क्लियर? सोमालिया, इरिट्रिया,
इथोपिया एंड दी जिबूटी। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसका मैं दूसरा मैप अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। ये है पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से यहाँ तक ये सोमालिया को कवर करते हुए आगे जाता है, यहाँ पर हॉर्न बनता है, जिबूटी को कवर कर एरिट्रिया को ज्वाइंट होता है। ठीक है, सो दैट इज अ पोर्शन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो चाइना जो है हमें भारत को नीचे की ओर से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना का इन्वेजन यहाँ तो है ही, यहाँ पर भी है, चाइना का इन्वेजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर अभी चाइना जो है हमें इंडियन ओशन, दैट इज अ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इज इट क्लियर। तो चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर भी अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस तरीके का अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ग्वादर पोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा आइलैंड। तो इस तरीके से भारत को नीचे से भी घेरने की कोशिश चाइना से की जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, दैट इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ऑफ द चाइना, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड मैरीटाइम सिल्क रोड जिसको कहा जाता है। इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इंडियन ओशन का जो रूट है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, दैट इज अ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जुड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो तर्कीज स्ट्रेट से भी ये जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन से करीब करीब अगर देखा जाए तो 75% के आसपास का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ये इंडियन ओशन के थ्रू यानी कि दरियाई मार्ग से हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर उसके बारे में अगर जाने कि वाई इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर समझ लीजिए कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है, लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री, जिसको हम लोग LMB के नाम से जानते हैं, जो 7500 किलोमीटर की है। इंडिया हैज अ नेचुरल इंटरेस्ट इन द एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ओवर हियर। ठीक है, अभी बात करते हैं SLOCS के बारे में। SLOCS क्या है एक्चुअली? So that is a three major seas lands of the communication. Is it clear? So securing sea lands of communication के हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चाइना भी हमें घेर रहा है नीचे से, तो हमें कुछ काउंटर स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यहाँ पर SL, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए SLOCS इम्पोर्टेंट माना जाता है। SLOCS जो है वो यहाँ पर रेड सी टू इंडियन ओशन थ्रू दी बाब अल मंदाब, ओके, उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर रेड सी जो है, रेड सी टू द इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है SLOC। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को कनेक्ट करता है SLOC। ठीक है, SLOC, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो पर्शियन गल्फ से होकर इंडियन ओशन तक जाता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ठीक है, तो जहाँ पर एनर्जी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है और एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशिया कंट्रीज को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी पीछे नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इंडियन एंड पैसिफिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो उन दोनों की कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है काफ़ी हद तक बढ़ सकता, काफ़ी हद तक माना जाता है इंडियन ओशन के थ्रू। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडियन ओशन रीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 75% हो रहा है पूरे वर्ल्ड मेरीटाइम ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, 50% जो है डेली ग्लोबली ऑयल कंजप्शन वहाँ पर होता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हमारा जो चाइना हमें जो घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा इंडियन ओशन के रीजन के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ हमें अपनी सिक्योरिटी को भी थोड़ा बहुत एनहांस करना होगा। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। Okay, this article is not much kind of the important over here for your examination point of view. Let us move on the next article. आगे बात करते हैं, जी हाँ, द ग्रोइंग पर्ल बेंगलुरुज मिसिंग ड्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड दी अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग यहाँ पर कहा गया है
कि in the past 15 years India has seen several episodes of extreme rainfall in 24 hours. Mumbai received over 900 mm of rain in 2005. Chennai had over 300 mm in 2015, and now Bengaluru show over 130 mm as a climate change. तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, उसका एक कंसेप्ट निकल कर ये भी आता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कंसेप्ट के हिसाब से लेते हैं, हम लोग कहते हैं डिकोडिंग ऑफ द अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, अर्बन फ्लडिंग के हिसाब से उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक इस टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने की कगार पर है, जहाँ पर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ मोस्ट रूरल टू द अर्बन सोसाइटी, सारे लोग गाँव से निकलकर कहाँ पर जाते हैं, अर्बन एरिया यानी कि शहर के एरिया में जाते हैं, रूरल टू अर्बन। ठीक है, और उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। सो अर्बनाइजेशन इज द इंट्रिंसिक टू द डेवलपमेंट ओवर हियर। इज इट क्लियर? जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से काफी हद तक बढ़ोतरी मिल सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें काफी हद तक हेल्प करता है, ये बात तो सही है। ठीक है, 2030 की अगर मैं बात करूं तो जब तक हम लोग 2030 तक पहुंचेंगे तब तक 40.76% के करीब कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो रूरल से अर्बन एरिया के अंदर रिसाइड हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा निकल कर आता है। दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट ये भी है कि अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग मशीनरी के हिसाब से इवॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो रहा है, पर उसके हिसाब से अर्बन प्लानिंग मशीनरी इवॉल्व नहीं हो पा रही है। अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, जनसंख्या एक जगह रूरल से जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि अर्बन इलाके में जा रही है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को भी अफेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लडिंग, जो एक सीरियस अटेंशन के तौर पर सामने आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मुंबई की मैं बात करूँ तो हर साल बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर उसको रोजगार मिले, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए हर साल मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, पर जाने का कोई नाम नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ये तो मैंने सिर्फ महाराष्ट्र की बात की, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो अर्बन एरियाज है जहाँ पर रूरल एरिया से होकर यहाँ पर लोग अर्बन एरिया में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। 2020 तक अगर मैं बात करूँ, सो इन द 2020 फ्लड्स इन हैदराबाद। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज वेर सबमर्ज्ड। यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर घर बन गए, तो इस तरीके की सिचुएशन होने की वजह से पानी को निकलने की जगह भी नहीं मिल पाती। ठीक है, 2015 के अंदर चेन्नई के अंदर फ्लड आया, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज अ प्रोन टू द अर्बन फ्लड, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। एंड बेंगलुरु के अंदर रिसेंटली जो यहाँ पर फ्लड इंसिडेंट हुआ, काफ़ी हद तक मानसून सीजन के अंदर हुआ ये सारी सिचुएशन, तो उसका रीज़न भी यही था कि अर्बन फ्लडिंग, लोग निकलते आ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर लैंड की कमी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग जो है उसके अंदर रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं कि एक्चुअली अर्बन फ्लडिंग हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि है तो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि अर्बन फ्लडिंग इज द इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन अ बिल्ट एनवायरमेंट, okay, particularly in more densely populated area like cities। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मानी जाती है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, एंड कोज्ड बाय रेनफॉल ओवरवेलमिंग द कैपेसिटी ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है वो ओवरवेलम हो चुकी है। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड द अर्बन फ्लडिंग। रूरल फ्लड्स की अगर मैं बात करूँ तो हैवी रेन्स ओवर फ्लैट और लो लेइंग एरिया। अर्बन फ्लडिंग इज नॉट ओनली कोज्ड बाय जस्ट हायर प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कैचमेंट ओवर हियर। ठीक है, अर्बनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर जो फ्लड है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्बनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंक्रीज द फ्लड पिक्स फ्रॉम 1.8 to 8 टाइम्स। यहाँ पर अगर फ्लड की वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो 6 टाइम्स से ज्यादा वो बढ़ चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं
कि इसके कॉजेज क्या है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। सो एंक्रोचमेंट ऑफ द ड्रेनेज चैनल्स, यहाँ पर ड्रेनेज चैनल्स जो है अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाती है यहाँ पर इंडियन सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, ड्यू टू दी इंक्रीज्ड लैंड प्राइसेस। ठीक है, इंक्रीज्ड लैंड प्राइसेस की वजह से ड्रेनेज चैनल्स अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाते। यहाँ पर लैंड की अवेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, उसको रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाने के लिए कैसे होगा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स आर कमिंग अप इन लो लेइंग एरियाज। नया कुछ डेवलपमेंट होगा तो ऐसे एरिया में होगा जहां पर लो लेइंग एरिया होंगे। ठीक है, जैसे कि यूजुअली एज एंक्रोचमेंट ओवर द लेक्स, वेटलैंड्स, रिवर बेड्स, तो ये सारी सिचुएशन होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा, यहाँ पर स्टॉर्म वाटर फ्लोज होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेचुरल ड्रेन सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो देयर हैव बीन लार्ज स्केल एंक्रोचमेंट विदाउट वाइडनिंग द नेचुरल ड्रेन्स ओवर हियर रिजल्टिंग ऑफ द फ्लड। ठीक है, अगर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो यहाँ पर फ्लड की स्थिति बढ़ सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, जहाँ जैसे कि पॉपुलेशन होगा तो पॉल्यूशन भी होगा, पॉल्यूशन होगा तो क्लाइमेट चेंज भी होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर हेवी रेनफॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, और हेवी रेनफॉल होंगे तो फ्लड की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर नासा ने एक स्टडी किया था और उन्होंने इंडिकेट किया था कि अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड अफेक्ट ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेनफॉल ओवर अर्बन एरियाज दैट इन टर्न लीड्स टू दी फ्लडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जिस जगह पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर अभी रेनफॉल होने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड की इफेक्ट की वजह से यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होंगे, रेनफॉल ज़्यादा होगा तो फ्लडिंग होगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, जब भी अर्बन हीट आइलैंड होता है तो यहाँ पर क्लाउड जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड दी अर्बन हीट आइलैंड के तौर पर, और यहाँ पर हीट एयर जो है क्लाउड को पुश अप करती है और वहाँ पर से हेवी रेनफॉल जो है लोकलाइज एरिया के अंदर पाया जा सकता है और एकदम हाई इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, काफ़ी हद तक हाई इंटेंसिटी के अंदर उसको हेवी रेनफॉल मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है कि अर्बन फ्लडिंग का कोजेस क्या होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरे क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कोजेस हो सकते हैं कि अनप्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक डालम डोल चल सकती है, 19-20 चल सकती है। यहाँ पर ऑयल स्पिलेज जो है उसका एक काफ़ी हद तक एग्जाम्पल माना जा सकता है। सो केरला पॉल्यूटेड फ्रॉम द ऑयल स्पिलेज फ्रॉम द बोट्स ओवर हियर। असाथामुडी लेक जो कि कोलाम के अंदर है, ये भी एक काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर माना जा सकता है। दैट इज कॉल्ड द अनप्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट को भी काफ़ी हद तक अच्छा अफेक्ट हो सकता है। टूरिज्म वाटर बॉडीज हैव बीन used as an attraction of the for tourism development for decades over here। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर प्लांट्स को भी अफेक्ट हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकते हैं। वाटर प्लांट्स, रिवर, लेक्स को मेंटेन करने की एक्टिविटीज़ जो है उसमें भी ज़्यादा खर्चा लग सकता है। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर जो है लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर जो ड्यूरिंग द हम लोग रिलीजियस या कल्चर एक्टिविटीज़ के तौर पर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर वाटर क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनप्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ के ये एस्पेक्ट्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें the event in this particular event of floods, the suspended particles are pollutants and overflow into the cities posing health risk over here। is it clear? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे अगर मैं बात करूँ तो वाटर फ्रॉम डैम्स, इज इट क्लियर? सो अनइन्फॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। अगर रेनफॉल बढ़ गया, फ्लड बढ़ गया तो यहाँ पर डैम फ्लड कभी आएगा जब भी रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा। रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा तो डैम भी फुलफिल हो गए होंगे। पर डैम की भी एक कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। अगर डैम की कैपेसिटी से अगर बाहर अगर स्टोरेज हो जाता है तो यहाँ पर उसको पानी रिलीज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अनइन्फॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम्स, ये सिचुएशन क्रिएट होती है। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स बिकॉज ऑफ दीज लेक्स लीड टू द फ्लड्स इन द अर्बन एरिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर
काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि इस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो चेन्नई के अंदर 2015 के अंदर जो फ्लड आया था, ठीक है, वो बाकम लेक जो था वहां से वाटर को रिलीज किया गया था, उसकी वजह से यहाँ पर चेन्नई के अंदर फ्लड आया था। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का कोज एक ये भी माना जा सकता है, सो दैट इज कॉल्ड द इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज कैसे? ठीक है, सो इलीगल माइनिंग ऑफ रिवर सैंड और क्वार्ट्जाइट जो है, ठीक है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यूज होते हैं, जो एक डिप्लीट द नेचुरल बेड ऑफ द रिवर एंड लेक के तौर पर सामने आते हैं, उन लोगों की माइनिंग होती है। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की, उन थिंग्स की माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर इंटेंसिटी रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वाटर बॉडी इंक्रीजेज द स्पीड एंड स्केल ऑफ वाटर फ्लो ओवर हियर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जयसमंद लेक जो है, जो कि जोधपुर के अंदर है, कावेरी रिवर की जो है तमिलनाडु के अंदर है, ये इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अगर यही सारी चीज़ें चलती रही तो क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती है अर्बन फ्लडिंग के तौर से। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर जन और जीवन को हानि हो सकती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फ्लड आया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज होगी, लोग मरेंगे, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस, कम्युनिकेशन, सीवेज, पावर, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रुक जाएगी। यहाँ पर बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, स्ट्रक्चरल डैमेज, ये सारी की सारी चीज़ें होने लगेगी। ठीक है, लोकल एरिया के अंदर बिकॉज ऑफ द अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की वजह से डिसीज फैलने देखने को मिल सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वाटर ब्राउन डिसीज स्प्रेडिंग ड्यूरिंग दिस इन अनडेटेड पीरियड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उसके वहाँ रिवर और लेक के जो ट्री प्लांट्स हैं, ठीक है, आर वॉश्ड अवे ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फ्लड्स इवेंट, द रिवर बैंक इरोजन्स इज कोज्ड बाय हाई स्पीड फ्लड वाटर। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि स्टेगनेशन ऑफ द स्टॉर्म वाटर इन द लोकेलिटीज एंड द कंटामिनेशन ऑफ कंज्यूमेबल वाटर लीड्स टू द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन द प्लेग्स एंड द एपिडेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल हेल्थ को भी डिस्टर्ब हो सकता है। ह्यूमन के घर बार तो है, पर एनिमल का कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि अर्बन फ्लडिंग से एनिमल्स को भी दिक्कत हो सकती है, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ठीक है, यहाँ पर सीवेज और सॉलिड वेस्ट जो है काफ़ी हद तक हो सकता है। नेबरहुड्स आल्सो कॉजेज आर वेराइटी ऑफ द डिसीज टू द स्प्रेड ओवर हियर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि लूज ऑफ शेल्टर, घर बार बिछड़ जाना, यानी कि घर टूट जाना फ्लड के अंदर। ठीक है, रिलेटिव्स क्रिएट्स इमोशनल टर्मोइल इन द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्ट्रैंडेड। ठीक है, यहाँ पर एक जो तबका होता है ना, जिसको हम लोग संबंधी कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, ये आपके जीवन में ऐसे ही है। ठीक है, कभी कभार कहने का मतलब ये भी है कि इमोशनल सपोर्ट के तौर पर वो सपोर्ट दे नहीं पाते, पर उल्टा हमें ये क्या कर सकते हैं, इमोशनल टर्मोइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव आपको ताने दे सकते हैं, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। द रिकवरी प्रोसेस इन केस of such incidents is tiresome प्रोसेस ओवर हियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से यहाँ पर कोई भी इंसान काफ़ी हद तक गुजर सकता है अगर अर्बन फ्लडिंग हुआ तो। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। जैसे कि अगर कहा जा सकता है कि ये आर्टिकल जो आपके सामने आया है कि द ब्लो ऑफ डिग्निटी कन्वर्जन थेरेपी शुड बी ड्यूली क्रिमिनलाइज। ठीक है, अगर कन्वर्जन थेरेपी अगर आप लोगों ने किया या किसी ने करवाया, ठीक है, तो ये क्रिमिनलाइज माना जा सकता है। ठीक है, सो देर आर मेनी ब्रांचेज ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। There is no one way to be, and there is room for everyone to be who they are. The Madras High Court observed in S. Sushma versus Commissioner of Police 2021. This verdict prohibited conversion therapy in Tamil Nadu, and the court suggested that action should be initiated against the professional involving themselves in any form of the conversion therapy.
इंक्लूडिंग विथ ड्रोल ऑफ लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन थेरेपी के बारे में कहा गया है, अगर किसी ने भी कन्वर्जन थेरेपी करवाई तो उसका लाइसेंस छीना जा सकता है, और जिसने भी करवाई, ठीक है, या जिसने भी किया ये, उन दोनों को फाइन हो सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है, यहाँ पर ऐसा कोर्ट ने कहा है। ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर ये कन्वर्जन थेरेपी जो है सबसे पहले प्रोहिबिट किया गया था। ठीक है, अभी इसके बारे में समझते हैं कि कन्वर्जन थेरेपी है तो एक्चुअली है क्या। ठीक है, यहाँ पर आप उसका एक फ्लैग देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज LGBTQ। ठीक है, यहाँ पर LGBTQIA प्लस ये कम्युनिटी है, उसका यहाँ पर ये आप लोगों को फ्लैग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन, दैट इज कॉल्ड द NMC हैज रिटन टू ऑल स्टेट मेडिकल काउंसिल्स बैनिंग द कन्वर्जन थेरेपी ऑफ LGBTQIA प्लस कम्युनिटी एंड कॉलिंग इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर यहाँ पर किसी ने भी इस तरीके की चीज़ें की, कन्वर्जन थेरेपी को बढ़ावा दिया, तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहाँ पर एक फरमान जारी किया है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को कहा है, रिटर्न में कहा है कि अगर किसी ने भी कन्वर्जन थेरेपी को यहाँ पर बढ़ावा दिया, इस कम्युनिटी को बढ़ावा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम लोग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पर सामने लेंगे। ठीक है, सो द NMC बाय फॉलोइंग मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टिव सेड द कन्वर्जन थेरेपी इज रॉन्ग अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी बात करते हैं कि LGBTQIA एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, LGBTQIA प्लस स्टैंड्स फॉर द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, transgender, queer, intersex, asexual, or of any other orientation, or the people who do not identify the cisgender, okay, sex assigned at the particular birth, so that is called the heterosexual as an ideals। is it clear? तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि LGBTQI एक्चुअली है तो है क्या, और वहां पर जो पीछे प्लस की साइन है वो क्या सिग्निफाई करती है, ऑल ऑफ द जेंडर आइडेंटिटीज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस दैट लेटर्स एंड वर्ड्स कैन नॉट येट फुली डिस्क्राइब, जिसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग वर्ड में बयां नहीं कर सकते, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इस तरीके की जो लोग हैं उसको प्लस के कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर LGBTQIA प्लस कम्युनिटी जो है ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है यहाँ पर, जिसको हम लोग एक देसी भाषा में हम लोग हिजड़ा कहते हैं। ठीक है, जो एक ना तो मैन है ना ही वुमन है, और एज मैन हु बिहेव लाइक द वुमन, ऐसा भी कह सकते हैं, जो एक आदमी है औरत की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ थर्ड जेंडर, एट प्रेजेंट दे आर रिफर्ड टू एज द थर्ड जेंडर ओवर हियर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 6 सितंबर 2018 के दौरान यहाँ इसको डिक्रिमिनलाइज सेक्शन के तौर पर 377 क्लोज 1 उन्होंने कहा था, उसके अंदर टाइटल के अंदर कहा था कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस एज अननेचुरल ऑफेंसेस ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि LGBTQIA एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द कन्वर्जन थेरेपी एंड उसके रिस्क जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन थेरेपी को हम लोग रिपेरेटिव थेरेपी भी कहते हैं, जो एक इंटरवेंशन एम्ड है एट चेंजिंग द सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदलने की जो थेरेपी है उसको हम लोग कन्वर्जन थेरेपी के तौर पर सामने लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको एक इंडिविजुअली यूज किया जाता है एज ए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के साथ, ड्रग्स के साथ, एक्सोर्सिज्म जो कि इविल सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस मानी जाती है, और इवन वायलेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, विद द एम बीइंग टू मेक द इंडिविजुअल हेट्रोसेक्सुअल attractions to oppository sex। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि दैट इज अ कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी का मतलब ही यही है कि अपने जेंडर जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसको आप लोग किसी भी तरीके से आप चेंज कर रहे हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन थेरेपी। ये जो
थेरेपी है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है? सो इट एफर्ट्स टू चेंज द कोर आइडेंटिफाई ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द यूथ हुज जेंडर आइडेंटिटी इज इनकॉन्ग्रुएंट विद देयर सेक्स एनाटॉमी। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये प्रैक्टिस करने के अंदर भी या ये थेरेपी लेने के साथ साथ यहाँ पर कुछ कुछ इश्यू भी है, जैसे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री AACAP के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो थेरेपी है कन्वर्जन थेरेपी, ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है अंडर द फॉल्स प्रीमाइस दैट होमोसेक्सुअलिटी एंड डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज आर द पैथोलॉजिकल। ठीक है, ये चीज कही गई अकॉर्डिंग टू दी AACAP। देयर इज ऑल्सो मेडिकल टर्म ओवर हियर दैट इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल। ओके, यहाँ पर कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल कंडीशन आपकी बिगड़ सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस आपके अंदर ज़्यादा हो सकता है, ड्रग की मात्रा या ड्रग का सेवन करने की आपकी हैबिट जो है हो सकती है। सो विच समटाइम्स इवन लेड टू द सुसाइड ऑल्सो, सुसाइडल थॉट्स भी आपके दिमाग में आ सकते हैं कन्वर्जन थेरेपी से। सो दैट इज अ रिस्क ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन थेरेपी। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दिया है। सो मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग द प्रोहिबिटेड एनी अटेम्प्ट टू मेडिकली क्योर और चेंज द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ द LGBTQIA प्लस लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर क्वेयर इंटरसेक्स असेक्सुअल और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन पीपल। ठीक है, उसके बारे में बात किया गया यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के थ्रू। यहाँ पर अथॉरिटी ने ये भी कहा कि उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्विंग देमसेल्स, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन भी लिए जा सकते हैं जो भी कन्वर्जन थेरेपी मेथड का यूज़ करेगा। यहाँ पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यहाँ पर डायरेक्ट किया है और यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि इश्यू नेसेसरी ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन बाय एनलिस्टिंग कन्वर्जन थेरेपी एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर पर वो सामने आता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, तो कोर्ट ने ये चीज भी कही थी कि कम्युनिटी शुड बी प्रोवाइडेड विद द लीगल असिस्टेंस बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यहां पर उसको लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। यहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर इसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 के बारे में बात की गई। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के हिसाब से लेटर स्पिरिट द कोर्ट सेड दैट इट वाज इम्पेरेटिव टू होल्ड सेंसिटाइजेशन programs for all out effort to understand the community and its need। उसकी कम्युनिटी को समझो, उसकी नीड को समझो। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में ये एक्ट जो है कह रहे हैं। आई होप आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट आर द डायरेक्टिव्स ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ओवर हियर। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके सामने आया है उसके बारे में देख लेते हैं। Yes guys, the lumpy skin disease. So what is the meaning of the lumpy skin disease? So that is a LSD, जिसको हम लोग LSD के नाम से जानते हैं। तो ये lumpy skin disease जो है एक्चुअली है तो है क्या? So lumpy skin disease is a viral infection that affects the cattle. It is caused by the lumpy skin disease virus LSDV that belongs to the pox virus genus of the Poxviridae family। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैटल को अगर लंपी स्किन डिसीज हो जाता है तो उसके यहाँ पर स्किन के ऊपर इस तरीके की जो चार्टे हैं यहाँ पर एम्बोज हो जाते हैं। ठीक है, सर्कल सर्कल फॉर्म के अंदर। ठीक है, आप आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिम्टम्स क्या है, तो फीवर है, स्किन नोड्यूल्स है, बाद में यहाँ पर मस्क्यूज जो है सेरेशन हो सकता है। ये किसके थ्रू फैलता है? यहाँ पर ये मॉस्किटोज के थ्रू फैलता है। यहाँ पर टिक्स जो है, स्पाइसेस जो फ्लाई करती है उसके थ्रू यहाँ पर किसी को भी फैल सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर ये वायरस अफेक्ट कैसे होगा, तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लूज ऑफ मिल्क एमाशिएशन, लूज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी एंड इवन मोर्टालिटी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर दैट इज अ लंपी स्किन डिसीज ओवर हियर। ठीक है, अभी यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज और कोज एंड इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो लंपी स्किन डिसीज इज अ वायरल डिसीज दैट अफेक्ट्स कैटल
It is transmitted by the blood feeding insects like the certain species of the mosquitoes and flies or ticks. It can spread through saliva and contained feed fodder. It can spread rapidly in warm and moist conditions. Over here it causes fever, nodules on the skin, enlargement of the limb, control options including the vaccination and culling of the infected animals over here. ठीक है, तो ये उसकी कॉज है, ये उसकी इफेक्ट है। यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को काफी हद तक अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के हिसाब से। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे लंपी स्किन डिसीज के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। सो ये रहा साउथ वेस्ट मॉनसून बिगिंस अर्ली विड्रॉल इन राजस्थान। गाइस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। ठीक है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। तो सितंबर 30 इज कंसिडर्ड द फाइनल डे ऑफ द सीजन ऑफ द एंटायर कंट्री व्हाइल इंडिया हैज रिकॉर्डेड 7% more rainfall than normal. The southern peninsula and central parts have had the bulk of the excess at 29% and 33% respectively. ठीक है, सो साउथ वेस्ट मॉनसून बिगिंस अर्ली विड्रॉल इन राजस्थान। ठीक है, ये चीज यहां पर समझनी है। तो सबसे पहली चीज यहां पर देख लीजिए इस आर्टिकल के अंदर कि यह है हमारा प्यारा सा भारत। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो ब्लू वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस इलाके के अंदर। ठीक है, सो दैट इज अ लार्ज एक्सेस 60% मोर। उसके बाद अगर थोड़ा और जाए तो एक्सेस है 20% टू 59%। और यहाँ पर पंजाब राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है डेफिशिएंट 59% टू 20% माइनस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अनइवन स्प्रेड हुआ है, उसका कारण अभी समझते हैं। सो दैट इज अ साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो ये आप लोगों की ज्योग्राफी के हिसाब से काफी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सो साउथ दैट इज अ साउथ वेस्ट रीजन, दैट इज अ साउथ ईस्ट रीजन, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट रीजन। ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ वेस्ट रीजन। ओके, तो यहां पर से जो हवाएं चलती है साउथ वेस्ट रीजन से आती है और उसी की वजह से साउथ वेस्ट मानसून यहां पर निकल कर आया है। चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, तो यहां पर आपको उसका मैप देख सकते हैं। ये हाँ हमारा प्यारा सा भारत, यहाँ पर साउथ वेस्ट से हवा निकल कर आती है जो काफी हद तक कोल्ड होती है, ठंडी होती है। उसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों को जो बारिश देखने को मिल सकती है इस इलाके के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। जो केरला वाला रीजन है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र गोवा वाला रीजन भी है। ठीक है, और वहां से निकलकर हिमालय के जो रेंजेस है वहां से टकरा कर वो फिर से यहाँ पर गुजरती है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर उसका पाथ होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, सो दैट इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट पोर्शन एंड दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट पोर्शन। ये जो पोर्शन है दैट इज अ ईस्टर्न घाट पोर्शन। ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट एंड दैट इज अ ईस्टर्न घाट। इज इट क्लियर? अभी यहां पर बात करते हैं कि दैट इज अ इक्वेटर लाइन। ओके, दैट इज इक्वेटर लाइन ओवर हियर। जब भी हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर लेक्चर पढ़ा था, ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, तभी मैंने समझाया था कि यहाँ पर कैप्रिकॉन क्या है, यहाँ पर इक्वेटर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग, आर्कटिक सर्कल क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये एक्चुअली होता है तो होता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि यह है लैंड पोर्शन, दैट इज अ लैंड पोर्शन, दैट इज अ सी पोर्शन। तो लैंड जो है जितनी ज़्यादा जल्दी से गर्म होती है उतनी ही ज़्यादा जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। लैंड जो है, और सिमिलरली यहाँ पर पानी जितनी देर तक गर्म होता है उतनी ही देर लेता है यहाँ पर ठंडा होने में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऑपोजिट है। पहली चीज यहाँ पर ये समझनी है। आगे बात करते हैं कि ये लैंड अगर यहाँ पर गर्म होगी और पानी यहाँ पर ठंडा होगा तो यहाँ से जो हवाएं गुजरेगी तो यहाँ पर वो ठंडी होगी, यहाँ पर वो आकर वो गर्म हो जाएगी। गर्म से होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर। तो हमेशा यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, जो नियम है यहाँ पर जो रूल है वो क्या है, हाई प्रेशर टू लो
प्रेशर चीज़ें जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हीट इज ट्रांसफर टू दी कोल्ड एरिया, ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कोल्ड इज ट्रांसफर टू दी हीट एरिया, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो हीटेड एयर जो है वो यहाँ पर बनी, तो बनी क्यों, क्योंकि यहाँ पर से जो कोल्ड एयर आ रही थी वो कहाँ पर गई, हीट एरिया में गई, वहाँ पर उसका बाद में टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक बढ़ा, इवोपरेशन हुआ और यहाँ पर हवा ऊपर गई, ठंडी हुई, कोल्ड एयर हैवी एंड डेंस बनी और उसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड बना, उसके बाद यहाँ पर प्रेशर हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ, प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से यहाँ पर और इस इलाके के अंदर और यहाँ पर इस इलाके के अंदर या क्या आई, बारिश आई, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन पूरी की पूरी क्रिएट हो रही है वो इस इलाके के अंदर क्रिएट हो रही है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि यहाँ पर अगर बीच में अगर माउंटेन आ गया तो ये माउंटेन इतना ग्रीनरी क्यों और इतना सूखा क्यों, तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये है वेस्टर्न कोस्ट, जहाँ पर वेस्टर्न घाट है वहाँ पर लैंड गर्म है, ठीक है। तो लैंड गर्म होगी तो यहाँ पर जो हवाएं आएगी उसका इवोपरेशन तो हो ही रहा है और हवा जो ठंडी आएगी वो यहाँ से जाएगी, जैसे जैसे माउंटेन तक हवा ऊपर चढ़ेगी वो ठंडी होती जाएगी और बारिश इस इलाके पर ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बारिश जो है यहाँ पर इतनी नहीं होगी और टेम्परेचर यहाँ पर राइज होगा, तो फिर से यहाँ पर वो चढ़ेंगे ऊपर और क्लाउड फॉर्म बनेंगे, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा तो बारिश आएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इसकी सर्कल यहाँ से ऐसी इस तरीके की चलती रहती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी साइकिल जो है इस तरीके से वो चलती रहती है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूरी की पूरी साइकिल जो है इस तरीके से वो चलती ही रहती है। सो दैट इज अ रीजन कि रेन क्यों आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर ही कि आप लोगों को जो साउथ वेस्ट मानसून है ये जियोग्राफी के हिसाब से याद रखना है, जो जीएस पेपर 1 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के हिसाब से, श्रीलंका नेवी अरेस्ट 8 तमिलनाडु फिशरमैन ओवर ईयर, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक इशू चल रहा है, दैट इज अ फिशरमैन इश्यू, ठीक है। यहाँ पर 8 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है श्रीलंका नेवी के थ्रू, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर देखते हैं ये इशू जो है तो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा प्यारा सा भारत और ये है श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिशरमैन इशू जो है कि श्रीलंका के पास यहाँ पर हमारे अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर फिशरमैन आ जाते हैं या इस इलाके में फिशरमैन आ जाते हैं, इस इलाके में हमारे फिशरमैन अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो भी बाउंड्री थोड़ी क्रॉस करके आ जाते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं। पर अगर श्रीलंका के फिशरमैन अगर इधर आ जाते हैं तो हम लोग उसको वार्निंग देकर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम लोग थोड़ी वार्निंग फायरिंग देकर उसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर श्रीलंका डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं इस इश्यू के अंदर की बैकग्राउंड एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में थोड़ी सी जो ये जगह है दैट इज कॉल्ड द पाक स्ट्रेट, उसको क्या कहा जाता है, पाक बे एरिया कहा जाता है, ठीक है। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन जो है वो पाक बे एरिया के अंदर जाते हैं, काफ़ी हद तक से जाते हैं, बहुत सारी सेंचुरीज से यहाँ पर वो लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं। और पाक बे जो है एक सेमी एंक्लोज शैलो वाटर बॉडी है, ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आती है साउथ ईस्ट कोस्ट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ वो मैरीटाइम एग्रीमेंट से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो प्रॉब्लम इमर्ज्ड ओनली आफ्टर मैरीटाइम एग्रीमेंट जो इंडिया और श्रीलंका ने दोनों ने 1974 के अंदर साइन किया था। 1974 बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करने के बाद इनिशियली साइन तो हुआ पर इसका अफेक्ट जो है फिशिंग या अदर साइड बॉर्डर पर इतना नहीं हुआ, ये चीज़ समझनी है। सो 1976 के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लेटर के बारे में बात किया गया कि इंडिया और श्रीलंका दोनों एग्री करेंगे स्टॉप फिशिंग इन ईच अदर बॉर्डर्स, ठीक है। इंडिया अपने जगह पर फिशिंग करेगी, श्रीलंका अपनी जगह पर फिशिंग करेगी, ठीक है। श्रीलंका जो है श्रीलंका के फिशरमैन यहाँ पर ही फिशिंग करेंगे, इंडिया के फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी, दोनों अपने अपने इलाके में ही फिशिंग करेंगे, दोनों एक दूसरे के इलाके में नहीं आएंगे, ये एग्रीमेंट में कहा गया था। तो यहाँ पर 1974 और 1976 की जो ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
उसको हम लोग डिमार्केट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, दैट इज कॉल्ड द IMBL। इज इट क्लियर? ये चीज समझनी है। आफ्टर दैट ये जो दोनों की ट्रीटी हुई, दैट इज पाक स्ट्रेट। जैसे मैंने कहा था कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पाक बे, पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये जो पाक स्ट्रेट है ये इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ द टू नेशन पॉन्ड के तौर पर, ये चीज समझनी है। एंड दैट इज अंडर द रिलेवेंट अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ दिस सी, उसके हिसाब से। और एक थर्ड नेशन के तौर पर यहाँ पर वो रूल्स रेगुलेशन जो है ऑथराइज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अगर कहा जाए तो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि इंटरनेशनल फिशिंग एंड शिपिंग इज बैन। ओके, सो बायलैटरल एग्रीमेंट बैन्स इंटरनेशनल फिशिंग एंड शिपिंग। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिशिंग और शिपिंग को यहाँ पर बैन किया गया था UNSCLOS के थ्रू और उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिशरमैन जो है वो कोई बाउंड्री नहीं समझते, ना श्रीलंका के समझते हैं ना तो इंडिया के समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट का कोई मतलब रहता है नहीं। सो द एग्रीमेंट कुड नॉट स्टॉप द फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन दिस वाटर्स एज फिशरमैन नो बाउंड्री, क्योंकि फिशरमैन को पता ही नहीं है यार बाउंड्री क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो साइन तो किया गया था, बट फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज कंटिन्यूड देयर फिशिंग इन द पाक बे एरिया पीसफुली अंटिल द एलएम वॉर ब्रोक आउट इन 1983। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम तक यहाँ पर फिशिंग शांति के हिसाब से की गई, पीसफुली फिशिंग की जा रही थी, पर तब बाद में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो जब तक यहाँ पर 2009 एंड ऑफ द वॉर इन 2009, ठीक है, तो 2009 के बाद श्रीलंका के फिशरमैन जो है वो एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करने लगे इंडियन फिशरमैन के तौर पर कि वो हमारे उधर आते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की गई। यहाँ पर बाद में इंडिया और श्रीलंका ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बिठाया और उसको सेटअप किया, उसको एग्री किया 2016 के अंदर कि इंडिया एंड श्रीलंका जो है उसके बीच में एक मैकेनिज्म बैठेगी। मैकेनिज्म हेल्प क्या करेगी कि टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द फिशरमैन इश्यू। हम लोग फिशरमैन इश्यू के हिसाब से एक परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ कही गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ना दोस्तों, ये जो आइलैंड, ठीक है, उसको बोला जाता है कच्चा थेवू आइलैंड। क्या बोला जाता है? कच्चा थेवू आइलैंड। तो यहाँ पर जब भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, तो ये पहले हमारा ही आइलैंड था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की जब भी सरकार थी तो इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को ये आइलैंड गिफ्ट दे दिया। तो यहाँ पर इंडियन फिशरमैन जो है उन्होंने कहा कि ये आइलैंड वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन फिशरमैन वहां पर उस आइलैंड पर आकर रेस्ट करते हैं और यहाँ पर श्रीलंकन नेवी जो है उसको आकर अरेस्ट कर लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से रिवोल्ट होने लगे। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो इसके लिए इंडियन फिशरमैन ने भी काफी हद तक रिवोल्ट किया कि कच्चा थेवू आइलैंड जो है वो एक्चुअली हमारा ही आइलैंड है। ठीक है, ये चीज कही गई। अगर दूसरी चीज में बात करूं तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि ये जो इलाका है दैट इज अ पाक बे एरिया और दैट इज कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। इज इट क्लियर? तो यहां पर पूरा का पूरा ये रास्ता बनता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रास्ता बन जाता है। यहाँ पर इंडियन फिशरमैन जो है वो यहाँ पर श्रीलंका की बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, कभी कभार श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया की बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। और दोस्तों अगर मैं दूसरी चीज आस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ये जो फिशिंग ट्रॉलर है, फिशिंग ट्रॉलर, ठीक है, वो बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की यहाँ फिशिंग करने से यहाँ पर मछलियाँ तो पकड़ में आ जाती है, पर साथ ही साथ यहाँ पर जो दरियाई वनस्पति है, दरियाई जो यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डैमेज होती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ट्रोलिंग जो है बैन किया गया है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए दैट इज अ ट्रोलर जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत सारी फिशेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये काफी हद तक बैन है श्रीलंका के अंदर और हमारे जो इंडियन फिशरमैन है वो उसी चीज को यूज करते हैं श्रीलंका की बाउंड्री क्रॉस कर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोग आई होप समझ पा रहे हैं कि ये इश्यू है। ठीक है, आई होप आप लोग ये आर्टिकल को क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। जो आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा था वो है
भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। सो क्लैरिफाई स्टैंड ऑन द भोपाल ट्रेजेडी प्ले, कंस्ट्रक्शन बेंच गिव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टाइम टिल October 11 to get instructions from the center on whether it wants to press its curative petition seeking enhancement of compensation to the victims of the Bhopal gas tragedy over and above the $470 million already paid by Union Carbide, ओके। तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही है, पर समझ लेते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि December 3rd 1984 स्ट्रगल फॉर जस्टिस कंटिन्यूज, भोपाल गैस ट्रेजेडी ओवर हियर, इज इट क्लियर। तो देख लेते हैं बैकग्राउंड एक्चुअली है तो है क्या। जब भी पोस्ट मिडनाइट चल रही थी 3 दिसंबर 1984 के दौरान, तभी यहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC कहा जाता है, जो एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर केमिकल फॉर्मूला जो है उसका CH3NCO है या C2H3NO जो है वो लीक हुआ था एक केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, जहां भोपाल के अंदर। और जो एक पेस्टिसाइड प्लांट था, ठीक है, जो पेस्टिसाइड प्लांट से ये चीज एक बनाया जाता था, पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ द यूनियन कार्बाइड, ठीक है, जो नाउ डाउ केमिकल्स के हिसाब से उसको जाना जाता है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के कैपिटल जो है भोपाल के अंदर ये प्लांट था, जहां पर उसका अगर मैं एस्टिमेट निकालूं तो यहाँ पर 40 टन्स ऑफ गैस एंड अदर केमिकल्स लीक हुए थे फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर से, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो एक काफी हद तक एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस पाया जाता है, ठीक है। टॉक्सिक गैस एलिमेंट है जो एक कॉन्सेंट्रेशन करता है कि वो एयर के टच में आता है। जब भी एयर के साथ अगर घुल मिल जाता है तो उसका जो ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, वो 21 के आसपास बन जाता है, जो काफी हद तक डेथ को या डेथ के करीब आपको लेके जा सकता है। सो इट कैन कॉज डेथ विद इन मिनट्स ऑफ इनहेलिंग द गैस, ठीक है। अगर गैस आपके नोज के थ्रू, आपके श्वास के थ्रू यहां पर आपके अंदर गया तो आपकी डायरेक्ट मौत हो सकती है, ठीक है। सो इट इज द वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर ग्लोबली एंड वी कैन आल्सो से दैट स्टिल कंटिन्यूज टू हैव इट्स इल इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ अफेक्टेड एरियाज। जो भी भोपाल के आसपास के अफेक्टेड एरियाज हुए थे वहां पर आज भी आप लोगों को इस तरीके की चीजें जो है ऑब्जर्व करने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी गैस ट्रेजेडी। सो आफ्टर द ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो यहां पर एक इंश्योरेंस एक्ट लाया गया था जो इंडस्ट्रीज के लिए लाया गया था, और इंडस्ट्रीज को ये मैंडेटरी करता है कि यू हैव टू गेट द इंश्योरेंस और प्रीमियम फॉर दिस इंश्योरेंस वुड कंट्रीब्यूट टू एन एनवायरमेंट रिलीफ फंड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन और टू विक्टिम्स ऑफ भोपाल लाइक डिजास्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों आर्टिकल है वो यही कह रहा है कि जो भी डिजास्टर के अंदर जो भी लोगों की डेथ हुई है उसकी कंपेंसेशन जो दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी भी की जा सके, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ पा रहे हैं। सो दैट इज अ भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां पर काफी हद तक लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, INET, एयरफोर्स ग्रुप X and Y, टेरिटोरियल आर्मी, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, and if you are also preparing for UPSC civil services examination, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. And what are you waiting for, guys? Just call on for the more details on 9773230619. You can also follow this YouTube channel over here, and I want to tell you that online platform is available over here. And guys, if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel in the YouTube, that is called the Mr. YesB Sampat, and please subscribe this channel for the future and further updates over here. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय।